वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट है। तो एडजस्टमेंट आप समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये एडजस्टमेंट होता क्या है? तो आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट बहुत सिंपल होता है, जिसमें आपको वो क्लियर करना होता है कि ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया, उसके बाद थोड़े ट्रांजेक्शन होते हैं जो रिकॉर्ड करना बाकी है, और उससे फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमने वो एडजस्टमेंट मतलब वो एंट्री ट्रांजेक्शन करने बाकी है वो रिकॉर्ड करना है। तो हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। तो वो इफेक्ट हमें डालनी है। हम सब में कहीं मैंने सभी जगह पे एक्सप्लेनेशन हम ट्राई करेंगे कि डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट को भी ध्यान में रखें, लेकिन आपको मेन क्लियर करना है कि असेट साइड पे इफेक्ट आ रही है या लायबिलिटी की साइड इफेक्ट आ रही है या पीएनएल में आ रहा है या आप बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर करना है बच्चों। दूसरा पॉइंट, इसमें मैंने पैटर्न जो हम रखेंगे वो बेसिकली हम पैटर्न वो रखेंगे, पहले वो एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, एडजस्टमेंट की इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में क्या आएगी और इसके रिलेटेड हम देखेंगे, क्योंकि हर एक में हमने ये पॉइंट पे फोकस किया है। तो ये पॉइंट आप शांति से लिखना, सही लिखने पे मैं बहुत इसमें इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। सब्जेक्ट टू आपको एडजस्टमेंट पता हो तो थोड़ा स्टार्टिंग में टफ लगेगा, क्योंकि इतनी सारी एंट्री एक साथ देखोगे, बेसिकली एक साथ एंट्री कभी नहीं आने वाली है, एंट्री क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहला जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, चौथा है रिसीवेबल इनकम एंड पांचवा जो है इनकम रिसीव इन एडवांस। तो उतना हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लिखते जाओ, देखते जाओ, क्लियर होते जाएगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी हम बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक अच्छी तरह। बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। हमें क्या करना है, उसकी हमें एंट्री करनी है, मतलब ये एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बच्चों एंट्री की टाइप कैसे होगी, हम कैसे फोकस करेंगे और कहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होगा, हर एक सम में एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी जिस पे हम फोकस नहीं करेंगे बच्चों। वो एडजस्टमेंट एंट्री हम सीधा फोकस करेंगे पहले बेसिक पॉइंट पे, यहाँ पे डबल एंट्री क्या होगी उसके रिलेटेड बात होगी, और एक सम करेंगे। हर एक का मैं सम करवाऊंगा, अच्छी तरह करवाऊंगा, आप ध्यान से समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों समझते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक, सपोज आपको एक बेसिक तरीके से क्लियर करवा दूं, मैंने 100 सपोज यूनिट परचेज किए थे, उसमें से मैंने 80 सेल कर दिया और 20 जो बचे उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों वो बहुत कुछ टाइप का हो सकता है, रॉ मटेरियल फॉर्म में हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स में हो सकता है, फिनिश गुड्स में हो सकता है। वो सारे तीनों टाइप के स्टॉक आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला पॉइंट आपको लिख देना है ये पॉइंट करके। इसके बाद बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट कहाँ कैसे आएगी। ये दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट दो जगह पे आएगी, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन की आपको पता है कितनी इफेक्ट आएगी, 2 इफेक्ट आएगी। एक होगा डेबिट इफेक्ट, एक होगा क्रेडिट इफेक्ट। तो आपको वो क्लियर करना है कि डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट हर एक का समझना है। ऐसा जरूरी नहीं है ये लॉजिक से याद रखो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि असेट है तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है, और लाइव आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट तो आप बोलोगे सर इसमें होगा डेबिट इफेक्ट हो गई, क्योंकि आप कौन सी साइड दिखाओगे, असेट साइड दिखाओगे, क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर करंट एसेट में आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें आप लिखोगे क्रेडिट इफेक्ट। क्या लिखोगे बच्चों, क्रेडिट इफेक्ट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। तो बच्चों ये पॉइंट आपको सेकंड पॉइंट करके, मतलब ये इसके अंदर मतलब क्लोजिंग स्टॉक में फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, वो आपको क्लियर करना है। तो वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले ये जैसे आप लिखोगे, इसके बाद बच्चों अभी एक मैं सम करवाऊंगा, जो मुझे लगेगा उसके सारे सम मैं छोटे सम करवाऊंगा, जिससे आपको धीरे धीरे प्रेजेंटेशन याद रहता जाए। तो हम स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, मेरे साथ लिखते जाना बच्चों, लिखोगे नहीं तो नहीं समझोगे। और मैं बोल दूं, मैं एडजस्टमेंट एंट्री पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि वो आगे जाके कुछ काम में ज्यादा नहीं आने वाला। यही पॉइंट को उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सम नंबर 1। तो यहाँ पे होगा सम नंबर 1 बच्चों, क्या है इंफॉर्मेशन वो पढ़ते।
other than the trial balance of Rajan, closing stock of rupees 8,000 shown as on 31st 2015. Final statement are closed ended on 31st 2015. पास हमें वो लेजर इफेक्ट में दिखाना है फाइनल अकाउंट में. आप बोलोगे शो द इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में उसकी इफेक्ट दिखानी है. तो आप बोलोगे सर इफेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, तो ये छोटा सा आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये वीडियो खत्म होने तक जो है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन लिखा हुआ आपको बहुत हेल्पफुल करेगा. तो इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट, तो इफेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स में क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ राजन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st 2015. आप बोलोगे सर आपने ये समझाया था, ये फॉर द ईयर होता है और ये लिखोगे एज ऑन होता है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं. तो आप बोलोगे सर बैलेंस शीट ऑफ राजन एज ऑन 31st 2015. हर बार नहीं बोलूंगा, इसमें बोल दिया. इसके बाद बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है. और कभी भी आप बोलोगे सर ये भी आपने बोल दिया था कि एसेट का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और ये बैलेंस शीट में कभी भी लिखा नहीं जाता. तो आप बोलोगे सर देखो क्रेडिट साइड पे आपने क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है, कितना 8,000. और दूसरा आप बोलोगे सर यहाँ पे देखोगे करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेड के भी नाम याद रहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रखोगे तो मार्क कट हो जाएगा. और इतना टफ नहीं है बच्चों, 2 दिन लगेगा टफ, बाद में आ जाएगा. तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, 8,000 जो आपने डेबिट बैलेंस इफेक्ट बोल दी. अभी यहाँ मुझे पॉज करके इतना लिख लो, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे. तो ये था हमारा क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट. इसके साथ अभी हम जाएंगे अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो आप बोलोगे सर ये अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या है, तो जो एक्सपेंस एक्चुअली वो मंथ में ड्यू हो गए या पूरे साल में ड्यू हो गए, लेकिन आपने ईयर एंडिंग तक वो एक्सपेंस या वो जो है वो पेमेंट अनपेड है या आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम बोलते हैं अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों वो समझना है, दिस एक्सपेंस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट same were not paid during the current accounting period are called unpaid expense outstanding expense. जो expense ऐसे होते हैं कि जो आपके ड्यू तो हो गए लेकिन आपने वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में पे नहीं किए, उसको हम बोलेंगे अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे. जैसे नाम लिखा उन्होंने अनपेड रेंट, अनपेड टेलीफोन बिल, जो भी होगा अनपेड नाम लगा के लिख देंगे एक्सपेंस का नाम, तो वो हो जाएगा अनपेड. बच्चों उसकी इफेक्ट क्या होती है, तो ये हो सकता है बच्चों कि ये ट्रेडिंग में भी आ सकता है. ट्रेडिंग में स्पेसिफिक बोलूं तो वीजीस में ही होता है आपके लेवल पे, बाकी हो तो बहुत कुछ सकता है लेकिन ये होगा. और बाकी होगा पीएनएल में जो भी एक्सपेंस है वो बाकी होंगे. वो आप बोलोगे सर एक बार प्रॉपर लिख के समझाओ, तो देखो यही लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में उसकी इफेक्ट क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है और इसलिए डेबिट साइड तो होने ही वाला है, वो तो आपको क्लियर ही है. लेकिन आप बोलोगे सर डेबिट साइड है, वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जो भी एक्सपेंस होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा. अनपेड एक्सपेंस विल बी एडेड इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, वो डेबिट इफेक्ट होगी. अभी आप बोलोगे सर क्रेडिट इफेक्ट मतलब, तो आप बोलोगे सर ये डेबिट इफेक्ट है तो ऑब्वियसली इसकी दूसरी इफेक्ट आपको समझनी है क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट साइड पे आप बोलोगे सर क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, आपने कोई भी एक्सपेंस पे नहीं किया, करना बाकी है आपका, तो वो लायबिलिटी हो जाएगी. जितनी अमाउंट एडजस्टमेंट में है उतनी अमाउंट ही आप लिखोगे. ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट एज अ करंट लायबिलिटी, उसको हम क्रेडिट इफेक्ट बोलेंगे. ये समझने के लिए सही है, डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट आपको जैसे भी याद रहता है, मुझे तो उतना पता होता चाहिए कि इसकी क्या क्या इफेक्ट होगी. तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी में लिखे जाएगी करंट लायबिलिटी के नीचे, और जो एसेट है मतलब जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, वो ट्रेडिंग में होगा तो ट्रेडिंग में, पीएनएल में होगा तो पीएनएल, वो मतलब जो एक्सपेंस वहां से बिलोंग कर रहा है उसके हिसाब से हम लिखते जाएंगे. बच्चों पॉज करो, ये एक स्टेप लिख दो पहला वाला. तो आप बोलोगे सर ये रहा पहला, हमें जो लिखना है ये है फर्स्ट स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, यहाँ पॉज करके लिख दो. उसके बाद हम मैं सम करवा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो अभी सम में कुछ इस तरह है बच्चों, सम हमारा है, ये रहा हमारा सम, ये आपका होगा दूसरा सम. तो बच्चों यहाँ लिख देंगे सम 2, ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31st 2015 का इंफॉर्मेशन आपको दे के रखा हुआ है. रेंट एंड टैक्सेस और डेबिट दिया हुआ है 11,000, रेंट एंड टैक्सेस 1,000 अनपेड टू द एंड ऑफ द ईयर.
तो आपको बोला गया है कि सर आपका जो एक्सपेंस है पूरा 11,000 मतलब है, उसमें से आपको 1,000 और पे करना बाकी है, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 12,000 पे करना बाकी है, तो आप बोलोगे 12,000 नहीं बच्चों 1,000 पे करना बाकी, 11,000 हमने पे कर दिया है। तो अभी इसकी इफेक्ट क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर पहले तो P&L अकाउंट में रेंट एंड रेट्स आते हैं, तो आप लिखोगे P&L अकाउंट ऑन द महेश फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 और लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ महेश, वो लिख दोगे एज ऑन 31/3/2015। तो आप बोलोगे सर रेंट टोटल टू रेंट है 11,000, आउटस्टैंडिंग जो है 1,000 प्लस करके लिखोगे 12,000। सेम वे बच्चों आप आगे जाओगे, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस 1,000 है, डेबिट बैलेंस इफेक्ट बच्चों कितना हो जाएगा? तो वो आप बोलोगे सर इसकी हमें ये जो डेबिट इफेक्ट है और ये क्रेडिट इफेक्ट है, और करंट लायबिलिटी के नीचे जो 1,000 जो एडजस्टमेंट एंट्री थी बच्चों वही लिखना है, वो ध्यान में रखना है। ये एडजस्टमेंट जो 1,000 इफेक्ट हो रहा है वो एडजस्टमेंट की इतनी इफेक्ट डालनी है, पूरा नहीं डाल देना है, वो ध्यान में रखना है। मतलब 11,000 की तो एक ही इफेक्ट होगी, वो ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज देते हैं, ये छोटा सा आपको दिया हुआ है, वो एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की ऑलवेज एक इफेक्ट आती है बच्चों, वो ध्यान में रखना है और यहाँ पे आपको वो लिख देना है। यहाँ पॉज करो और अच्छी तरह ये पॉइंट लिख दो। पहले आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में आपने वहां लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड में क्वेश्चन लिखोगे और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पॉज करके ये लिख दोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपके पास जितनी नोट्स प्रॉपर होगी तो पूरा रिवाइज हो जाएगा और जो ध्यान से करेगा तो क्लियर हो ही जाएगा। इसमें कोई, क्योंकि मैं सम इसके साथ ले रहा हूँ इसलिए ही ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट एंट्री करवा सकता हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में भी कहीं पे भी देखो तो एंट्री तो दी हुई है, लेकिन सम के साथ करोगे तो लॉजिक अच्छा बिठेगा। तो आप बोलोगे सर ये चलो ये भी पॉइंट क्लियर। अभी बात आती है प्रीपेड एक्सपेंस, जो थर्ड एडजस्टमेंट है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, ज्यादातर देखोगे तो प्रीपेड ये सब कुछ। तो आप बोलोगे सर उसमें हमें क्या करना है? तो बच्चों बहुत सिंपल है, पहले प्रीपेड क्या होता है वो समझ लो। तो आप बोलोगे सर प्रीपेड जो होता है वो बेसिकली आप बोलोगे सर्टेन एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स, सब्सक्रिप्शन आर पेड इन एडवांस। क्योंकि आपको जो होता है वो कई बार नेक्स्ट ईयर के पर देते हो या नेक्स्ट मंथ के पर देते हो, तो जो एडवांस में जो आप पे करोगे उसको बोलते हैं प्रीपेड एडवांस में, जिसमें आपने पे कर दिया है उसको। पोर्शन ऑफ दिस एक्सपेंस विल बी पेड फॉर नेक्स्ट ईयर शुड नॉट बी कंसिडर इन द एक्सपेंस एंड द सेम अमाउंट विल बी डिडक्टेड। जो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है वो आप अभी से ऐड अपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। इसमें तो आपको वही एक्सपेंस दिखाने हैं जो आपके उसके एक्सपेंस में होंगे, वही आपको कंसिडर करना है, वही पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पोर्शन ऑफ दिस तो आपको वो ध्यान में रखना है, वो पोर्शन आप निकाल दोगे वो एक्सपेंस में से। अभी आप आगे जाओगे तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ये पॉइंट जैसे खत्म होता है तो ये पहले आप लिख दोगे। दूसरी इसकी फाइनल अकाउंट में इफेक्ट क्या होगी बच्चों वो समझते हैं। तो ये तो सबसे पहले ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, जो भी अकाउंट में ये बिलोंगिंग करता है वो एक्सपेंस वो लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। हम माइनस करते हैं उसको क्रेडिट इफेक्ट बोलता है, क्योंकि आप वो एक्सपेंस में से माइनस कर रहे हो इसलिए क्रेडिट इफेक्ट। और दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपको ये डेबिट क्रेडिट इफेक्ट नहीं समझ में आते या कम समझ में आता है तो जाने देना, आपको ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप बोलोगे सर दूसरी जो इफेक्ट होती है वो आपने एडवांस में पेमेंट कर लिया है तो आपकी एसेट बन जाएगी, और कहाँ दिखाओगे? करंट एसेट में दिखाओगे, उसको आप डेबिट इफेक्ट बोलोगे। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपको लिखना है, ये दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है। अभी हम सम करेंगे, जो आप बोलोगे चलो सम पे हम देखना शुरू करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये रहा आपका सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अलाइ एज ऑन 31/3/2015 आपको इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है, और लिखते हैं आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। आपको बोला गया है कि एडवांस में उन्होंने 3,000 पे कर दिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आप बोलोगे सर ये P&L अकाउंट में आता है। कहाँ आता है? P&L अकाउंट में आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे P&L अकाउंट ऑफ अलाइ लिमिटेड,
अलाई लिमिटेड नहीं, अलाई फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st, और ये रहा आपका बैलेंस शीट। आप बोलोगे सर 15,000 यहाँ दिए हुए है, वो कहाँ से लेके आए? तो बच्चों ये रहा ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है ना, वो 15,000 हमने लिखा, और 15,000 जैसे आप लिखोगे तो आप बोलोगे सर ये 15,000 हमने लिख दिया। अभी आप बात करोगे सर एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट प्रीपेड है, तो प्रीपेड है तो आप वो जो भी एक्सपेंस में है उसमें से माइनस करोगे। और दूसरी इफेक्ट आप बोलोगे सर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो आप असेट साइड पे लिख दोगे, असेट साइड पे ये लिख दोगे। आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो करंट एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में आप दिखा दोगे, वो असेट साइड पे आएगा। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारा जो पॉइंट था वो था प्रीपेड एक्सपेंस का। अभी हम जाएंगे, यहाँ पॉज कर दो, आपको 3 चीजें लिखनी है। पहला चीज जो आप बोलोगे सर, सबसे पहले आप बोलोगे सर ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है वो। दूसरा जो पॉइंट है ये इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट, पॉज कर करके लिखते जाना बच्चों। और तीसरा जो पॉइंट है इसकी ये सम लिखना है, 3 लाइन का सम, और इसका ये छोटा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्लियर होगा बच्चों। ये होते ही आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद वाला जो पॉइंट है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब बच्चों आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि वो इनकम को जो अभी मिलना बाकी है, अभी वो इनकम हमें मिली नहीं है, उसको इनकम को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों वो क्लियर करना है कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन, रेंट आर अक्रूड बट आर इनकम आर नॉट रिसीव। तो वो क्या होती है कि कई बार वो अक्रू तो हो जाती है बच्चों, लेकिन रिसीव करना बाकी है, मतलब ड्यू हो जाती है उनका। जैसे इंस्टॉलमेंट कैसे ड्यू होता है लेकिन पेमेंट हमें मिला नहीं होता, सेम वैसे ही समझना है कि अक्रू तो हो गई है, मिलना तो हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी इनकम अभी हमें मिली नहीं है। तो वो हमें क्या इसकी इफेक्ट देनी है। फर्स्ट पॉइंट आपको जो लिखना है, ये टॉपिक का नाम है 4th, और वहां पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे। इसके बाद आप बोलोगे सर कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या डालोगे। इफेक्ट ऑफ अकाउंट्स में तो आप बोलोगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम रिसीव विल बी एडेड इन द रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। तो वो जो होगा वो क्रेडिट साइड पे आप क्या करोगे बच्चा, वो जो भी इनकम है, इनकम ऑलवेज आप समझ लो बच्चा कि क्रेडिट साइड ही होता है, और क्रेडिट साइड P&L अकाउंट में ही होता है, क्योंकि आपको क्लियर करना है ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होता। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, और आप बोलोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री और छोटा मोटा स्क्रैप आपने कोई सेल किया है तो वो, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम रिसीवेबल विल बी एडेड इन द रिस्पेक्टिव इनकम। आगे लिखते हैं ऑन द असेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप बोलोगे सर करंट एसेट में दिखाओगे, आपको वो क्लियर कर देना है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द असेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये असेट साइड पे आएगा एज अ करंट एसेट, करंट एसेट में वो आएगा, और वो बोला जाएगी डेबिट इफेक्ट, और ये है क्रेडिट इफेक्ट। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। पॉज करके यहाँ तक की ये सेकंड पॉइंट लिख दीजिए। ये कौन सी बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर जो इनकम हमें अभी तक नहीं मिली उसकी हमने बात की। अभी आप बोलोगे सर फोर्थ सम में क्या लिखना है, ट्रायल बैलेंस ऑफ संकेत एज ऑन 31/3/2015। आप बोलोगे सर रेंट रिसीव जो है वो 22,000 है, रेंट रिसीव कितना है 22,000, और अभी मिलना कितना बाकी है, तो आप बोलोगे सर रेंट रिसीवेबल 2,000 मिलना बाकी है। कितना बाकी है बच्चों, 2,000 मिलना बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट्स। इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट्स में क्या लिखोगे, ऑन द क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडेड टू रेंट रिसीव। कहाँ पे लिखा जाएगा, वो रेंट रिसीव में ऐड हो जाएगा, जो क्रेडिट इफेक्ट आएगी उसको आप बोलोगे। और आप बोलोगे सर इसके बाद जो आएगा वो पॉइंट है, आप बोलोगे सर इसमें सिंपल आप लिखोगे असेट साइड पे, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ करंट अकाउंट में लिख देंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर सीधी इफेक्ट देखते हैं, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा बच्चा, मैंने ये एक्स्ट्रा बोला आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ संकेत फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015। ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज हुआ है। और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ संकेत 31/3/2015। आप बोलोगे सर रेंट रिसीव जो होता है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है, कितनी मिलनी बाकी है 2,000, तो आप देखोगे 2,000 असेट साइड भी दिखाएंगे, 2,000 करंट एसेट में आएगा, और ये डेबिट इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम क्रेडिट इफेक्ट बोलते हैं ऊपर वाले को। तो ये जैसे कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर हमें एडजस्टमेंट जितनी ही एंट्री करनी है, ये एडजस्टमेंट में 2,000 है, तो यहाँ पे डबल एंट्री जो होगी वो 2,000 की होगी। बच्चों पहले सबसे पहले आपको मुझे लिखना है यहाँ, तो सबसे पहले आपको पॉज करके यहाँ जो बोलना है वो आउटस्टैंडिंग इनकम में लिख दो।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसकी इफेक्ट फाइनल अकाउंट में लिख दो। इसके बाद जो सम है वो नीचे फोर्थ पॉइंट करके यहाँ लिखा हुआ है वो लिख दो। और उसके बाद बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है वो है ये सम का आंसर। तो क्लियर कर दो इतना होने के बाद अभी हम आगे जाएंगे बच्चों इनकम रिसीव इन एडवांस। क्या बच्चों? इनकम रिसीव इन एडवांस। एडवांस में इनकम मिलती है तो उसको हम कैसे लिखेंगे उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो है वो इनकम रिसीव इन एडवांस जो है in business sometimes certain income or parts of certain income is received in advance, that is rent, subscription etc. कई बार क्या होता है बच्चों कि लोग एडवांस में ले लेते हैं इनकम। तो एडवांस में लेते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है? तो बच्चों अभी ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। मेन पॉइंट इसमें क्या आएगा कि आपको फाइनल अकाउंट में इसमें क्या लिखना है वो समझ लेते हैं। इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट। इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट तो आप बोलोगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम। क्योंकि ये एडवांस में मिल गया बच्चा तो वो आप बोलोगे सर ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये इसके बाद वाले ईयर की, इसके मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम है। तो आप करंट ईयर में ये इनकम को नहीं ले सकते, इसलिए वो आप बोलोगे सर जो भी इनकम मिली है उसमें से वो जितनी नेक्स्ट ईयर की है वो अमाउंट आप माइनस कर दीजिए। और ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है इसलिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज पर द करंट लायबिलिटी आप में दिखाया जाएगा। तो इसको हम डेबिट इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम क्रेडिट इफेक्ट बोलते हैं। जो भी आपको वो याद रहता है डेबिट क्रेडिट तो ठीक है, ये लाइन आपको का इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वर्ड आपको याद रहने बहुत जरूरी है। अभी आप बोलोगे सर ये पॉइंट नंबर ये जो आपको लिखना है सबसे पहले फिफ्थ पॉइंट इनकम रिसीव इन एडवांस वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो आप लिखोगे। इसके बाद आप बोलोगे सर सेकंड पॉइंट जो है वो ये वाला आप सेकंड पॉइंट है। और आप बोलोगे सर ये फिफ्थ का एक सम। तो सबसे पहले बच्चों क्या दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर ये जो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ मानसी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2015 का दिया हुआ है। नेम ऑफ अकाउंट लेजर फोलियो है, डेबिट एंड क्रेडिट, इतना हमें दिया हुआ है। इसके बाद बोला हुआ है रेंट रिसीव 26,000 रेंट दिया हुआ है और रेंट रिसीव इन एडवांस 2000 मिला है। कितना मिला है बच्चों? 2000 एडवांस में मिला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट कैसे करना है तो सबसे पहले उसकी इफेक्ट हम लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो इनकम है वो टोटल पूरे साल में कितनी मिली हुई है 26,000। तो आप बोलोगे सर पहले तो P&L अकाउंट में एज यूजुअल दर बार लिखते हैं वो और बैलेंस शीट वो लिखा। इसके बाद आप बोलोगे सर इसमें जो है पूरे साल की रेंट रिसीव मिली कितनी है 26,000। इसके बाद आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट जो एडवांस में मिल गया है वो 26 उसमें से 26,000 में से 2000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम लिखेंगे 24,000 और ये इनकम है इसलिए बच्चों वो क्रेडिट साइड लिखा गया है वो ध्यान में रखना। रेंट रिसीव हमारी इनकम होती है इसलिए P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। सेम वे आप बोलोगे सर रेंट रिसीव इन एडवांस यहाँ पे लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी की साइड, यहाँ पे 2000 आपको लिखा गया है और उसकी इफेक्ट लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस इफेक्ट ये यहाँ लिखी जाएगी। ये सिंपल है, आपको बच्चों ये पॉइंट क्लियर कर देना है। आपने ऊपर क्वेश्चन लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पॉज करके क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ दूसरी बार पॉज कीजिए और ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप पहले अच्छी तरह लिख लीजिए। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम मान लेते हैं कि आपने अच्छी तरह अपनी नोट्सबुक में लिख दिया होगा और आपने पूरा एडजस्टमेंट वाला एक लेक्चर खत्म किया। अभी दूसरे लेक्चर में हम और पॉइंट कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट कवर करते जाएंगे। आप शांति से बने रहिए और लिखते जाए।